नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं IUCN के द्वारा परमाणु हथियारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, IUCN सालाना जो भी परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं उनके परमाणु हथियारों की संख्या दुनिया को बताता है। तो 2022 में कितनी संख्या थी और 2023 में कितनी संख्या हो गई है, इस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और परमाणु हथियारों की जो प्रोग्रेस है वो कैसे कैसे बढ़ती चली गई उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2022 में कौन से देश के पास में कितने हथियार थे और 2023 में उनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, वो कितनी हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रसिया की, जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार 2022 से पहले भी थे, 2022 में भी थे और 2023 में भी सबसे ज़्यादा हैं। 2022 में रसिया के पास 5,889 हथियार थे और 2023 में ये 5,977 हो गए हैं। USA अमेरिका के पास में ये हथियार पहले 5,550 थे, अब इनकी संख्या 5,428 हो गई है। चीन के पास में 2022 में भी 350 थे और 2023 में भी 350 ही हैं। फ्रांस में भी पहले 290 थे और 2023 में भी 290 ही हैं। ब्रिटेन ब्रिटेन के 2022 में हथियार 222 थे और 2023 में भी 225 थे पहले भी और अब भी 225 ही हैं। पाकिस्तान के पास में 2022 में 165 परमाणु हथियार थे और 2023 में भी 165 ही परमाणु हथियार हैं। इंडिया के पास 2022 में 156 से 160 थे और 2023 में भी 156 से 160 तक की ही रिपोर्ट आई है। इजराइल के पास 2022 तक 90 हथियार थे और 2023 में भी 90 हथियार ही हैं। नॉर्थ कोरिया के पास में पहले 2022 तक केवल 20 परमाणु हथियार थे और 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 40 से 50 तक हो गई है। दोस्तों, इनकी जो कुल संख्या है 2022 में और 2023 में, अगर उनकी संख्या का अंतर निकालें तो ये 136 निकल कर आता है। इसका मतलब 2022 की तुलना में 2023 में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है, 136 ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं। उसके अलावा 5 ऐसे देश भी हैं जो परमाणु हथियार रखते तो हैं लेकिन वो परमाणु हथियार इनके खुद के न होकर यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के हथियार हैं और सुरक्षा के लिए अपने पास अमेरिका इनको इन देशों में डिप्लॉय करके रखता है। तो ये कौन कौन से देश हैं और इनके अंदर कितने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तुर्की है। तुर्की के पास US के 50 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं। इटली के पास में 40, बेल्जियम के पास में 20, जर्मनी के पास में 20 और नीदरलैंड्स के पास भी 20 ही परमाणु हथियार रखे हुए हैं। इन सभी देशों के पास कुल मिलाकर 12,847 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9,400 सक्रिय सैन्य भंडार में हैं। शीत युद्ध के समय इन देशों के पास कुल 70,000 परमाणु हथियार हो गए थे, जिसे कम करने की मुहिम के द्वारा सभी देशों ने कम किया, परंतु रूस, चीन तथा उत्तर कोरिया द्वारा इसे फिर से बढ़ाया गया है। इस समय रूस तथा अमेरिका के पास सारी दुनिया के परमाणु हथियारों के 90% हथियार हैं। इजराइल के पास वर्तमान में 90 परमाणु हथियार है, परंतु इसके पास 200 परमाणु हथियार बनाने की सामग्री उपलब्ध है। मतलब ये 200 परमाणु हथियार बना सकता है। वर्तमान में जो परमाणु हथियार हैं उनकी विस्फोट करने की क्षमता हिरोशिमा पर किए गए विस्फोट से कई गुना अधिक है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यदि USA के न्यूयॉर्क शहर पर एक परमाणु हथियार से विस्फोट करने पर लगभग 5,83,160 लोगों की मौत हो सकती है। इतने घातक परमाणु हथियार आजकल इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जो परमाणु हथियार है इस समय 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं उनको बोलते हैं छोटे परमाणु हथियार, इनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बोलते हैं। ये परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 20 गुना छोटे या फिर 300 किलो टन तक के विस्फोटक के होते हैं। दूसरी बात करें बड़े परमाणु हथियार,
ये हथियार सामान्यतः हिरोशिमा पर गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली, लगभग 500 गुना तक अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु हथियार दो तरीके के होते हैं। अब हम परमाणु हथियारों के इतिहास के बारे में बात करते हैं कि परमाणु हथियार कैसे कैसे बनाए गए, किस देश ने कैसे बनाए। तो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको डेट वाइज डेट सारी चीज़ें बताते चलूँगा। तो सबसे पहले अगस्त 1942 में परमाणु हथियारों की शुरुआत हुई थी। मैनहट्टन परियोजना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कैसे हुआ था? अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स मतलब परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना की स्थापना की थी। मतलब ये परियोजना अगस्त 1942 में शुरू हुई थी सबसे पहले। फिर बात करेंगे हम 19 जुलाई 1945 को। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस दिन अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के दक्षिण में 15 से 20 किलो टन परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। परीक्षण साइट पर विकिरण का स्तर साधारण यूरेनियम से 10 गुना से भी अधिक था। मतलब पहली बार टेस्ट किया था तब पता लगा कि यहाँ पर जो भी विकिरण निकलती है उसका जो स्तर है वो साधारण यूरेनियम की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा होता है विस्फोट के दौरान। आगे बात करें हम 6 अगस्त 1945 की। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक यूरेनियम बम से विस्फोट किया था, जिसमें 1,40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने नागासाकी पर प्लूटोनियम बम विस्फोट किया, जिसमें लगभग 74,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 24 जनवरी 1946 इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा परमाणु हथियारों को पूर्णतः नष्ट करने के लिए एक आयोग का गठन करती है। 29 अगस्त 1949 इस दिन यूएसएसआर ने कजाकिस्तान के सेमीपालनटिस्क में फर्स्ट लाइटनिंग नामक परमाणु हथियार का विस्फोट किया, जिसके बाद यूएसएसआर परमाणु हथियार विकसित करने वाला दूसरा देश बन गया था। 3 अक्टूबर 1952 इस दिन यूके ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर मोंटेबेलो द्वीप समूह पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। बाद में यूके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मारालिंगा और एमू फील्ड्स में बहुत सारे परीक्षण करता है। 1 नवंबर 1952 इस दिन अमेरिका मार्शल द्वीप पर पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट परीक्षण करता है। यह नागासाकी बम से 500 गुना अधिक शक्तिशाली था। 1 मार्च 1954 इस दिन अमेरिका प्रशांत महासागर के बिकिनी एटोल में ब्रावो नामक 17 मेगा टन के हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है। 9 जुलाई 1955 इस दिन बर्ट्रैंड रसेल, अल्बर्ट आइंस्टीन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी देशों की सरकारों से आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का आग्रह किया था, ताकि कोई परमाणु विस्फोट दोबारा से इस पृथ्वी पर न हो। 17 फरवरी 1958 इस दिन यूके में परमाणु हथियारों को वापस नष्ट करने के लिए अभियान का गठन किया गया था। मतलब एक अभियान चलाया गया था। 1 दिसंबर 1959 इस दिन एंटार्कटिका संधि हस्ताक्षर के लिए खुलती है, अर्थात एंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी देश परमाणु परीक्षण तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ के निपटान पर बैन होगा, और जो देश इसका उल्लंघन करेगा उस पर सभी देश संयुक्त रूप से व्यापारिक प्रतिबंध लगाएंगे। 13 फरवरी 1960 इस दिन फ्रांस सारा रेगिस्तान में 60 से 70 किलो टन के परमाणु परीक्षण करता है। बाद में फ्रांस यह परीक्षण दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में 1996 तक करता रहता है। 30 अक्टूबर 1961 यूएसएसआर द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम 50 मेगाटन का परीक्षण किया गया, जिसका नाम जार बॉम्बा रखा गया। यह उत्तरी रूस के नोवाया जेमल्या के ऊपर वायुमंडल में किया गया था। 16 से 29 अक्टूबर 1962 इस समय यूएसएसआर ने अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे, जिससे अमेरिका और यूएसएसआर की परमाणु मिसाइलों की जद में आ गया था। इससे बचने के लिए अमेरिका ने क्यूबा को चारों ओर से नेवी द्वारा घेर कर सारी सप्लाई रोक दी थी। इस घटना ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ को या यूएसएसआर को परमाणु युद्ध के बहुत नज़दीक ला दिया था।
5 अगस्त 1963, इस दिन यूरोप, मॉस्को तथा यूएस में बड़े प्रदर्शनों के बाद परमाणु परीक्षण वायुमंडल, अंतरिक्ष तथा पानी में करने पर बैन लगाया गया था। 16 अक्टूबर 1964, इस दिन चीन ने सिकियांग प्रांत में लोपनोर परीक्षण स्थल पर अपना पहला परमाणु बम विस्फोट किया। बाद में चीन 23 वायुमंडलीय और 22 भूमिगत परीक्षण करता है। 14 फरवरी 1967, इस दिन मैक्सिको सिटी में हुई एक संधि के कारण लैटिन अमेरिका परमाणु मुक्त हो गया। 1 जुलाई 1968, इस दिन यूएन के सभी देशों द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे परमाणु अप्रसार संधि का नाम दिया गया। इसके द्वारा अब कोई भी देश परमाणु हथियारों की तकनीक किसी के साथ साझा नहीं करेंगे तथा जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो भी इसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। 18 मई 1974, इस दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक भूमिगत परीक्षण किया जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। 22 सितंबर 1979, दक्षिण अफ्रीका तथा इजराइल ने मिलकर दक्षिण हिंद महासागर में एक परमाणु परीक्षण किया। 12 जून 1982, परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए न्यूयॉर्क शहर में 10 लाख लोग आंदोलन में शामिल हुए। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध विरोधी प्रदर्शन था। 10 जुलाई 1985, फ्रांस के परमाणु परीक्षणों का विरोध करते हुए ग्रीन पीस का जहाज इंद्रधनुष न्यूजीलैंड के निकट नष्ट हो गया। न्यूजीलैंड ने बाद में परमाणु मुक्त कानून बनाया। 6 अगस्त 1985, कुक आइलैंड्स में रारोटोंगा में दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार इस क्षेत्र का कोई भी देश परमाणु हथियारों का निर्माण, तैनाती या परीक्षण नहीं करेगा। 10 दिसंबर 1985, शीत युद्ध के बाद हुए विभाजन से ध्यान हटाने व विश्व शांति के लिए विश्व शांति नोबेल पुरस्कार परमाणु विरोधी डॉक्टरों को दिए गए। 30 सितंबर 1986, इस दिन इजरायली टेक्नीशियन मोर्दचाई वानोनू द्वारा इजरायली परमाणु कार्यक्रम का खुलासा किया। उसके अनुसार इजरायल के पास 200 परमाणु हथियार हो सकते हैं। 11-12 अक्टूबर 1986, अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आइसलैंड के रेकजाविक में मिलते हैं और परमाणु हथियारों में कमी लाने पर चर्चा करते हैं। 8 दिसंबर 1987, इस दिन यूएसए और यूएसएसआर ने 300 से 3400 मील की दूरी की क्षमता वाली परमाणु मिसाइलों के परीक्षण नहीं करने की संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब यूएसए और यूएसएसआर 300 मील से ज़्यादा की कोई मिसाइल नहीं बनाएगा और ना ही उसे कहीं तैनात करेगा। इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के दौरान करीब 40 सालों तक दोनों देशों ने 30 सालों तक लगभग दोनों देशों ने कोई परमाणु मिसाइल का परीक्षण नहीं किया था। आगे बात करते हैं 10 जुलाई 1991 की। इस दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपने पूरे 6 परमाणु हथियारों को नष्ट करके परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हुआ था। मतलब दक्षिण अफ्रीका ने 6 परमाणु हथियार बना लिए थे, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने पूरे 6 के 6 परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया था। 15 दिसंबर 1995, दक्षिण पूर्व एशिया के देश बर्मा, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम व इंडोनेशिया परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने की संधि पर हस्ताक्षर करके इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त बना देते हैं। 11 अप्रैल 1996, 43 अफ्रीकी देश मिस्र में पेरिडाबा की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करके अफ्रीका को परमाणु मुक्त क्षेत्र बना देते हैं। 1 जून 1996, यूएसएसआर से विरासत में मिले सभी परमाणु हथियारों को यूक्रेन द्वारा रूस को सौंपकर यूक्रेन परमाणु मुक्त देश बना। 8 जुलाई 1996, परमाणु हथियारों पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नियम लागू किए। 24 दिसंबर 1996, इस दिन यूएन में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, परंतु भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका कारण ये था, भारत का तर्क ये था कि जो भी बड़े बड़े देश जैसे चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इस तरह के देश परमाणु परीक्षण करके जो भी
प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचा चुके हैं और अपने हथियार बनाकर बैठ चुके हैं। अब जब हमारा नंबर आया तब ये इस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसलिए हम इन प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे और हम अपने परीक्षण जारी रखेंगे। इसलिए भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि पर आज तक भी साइन नहीं किए। 27 नवंबर 1996 बेलारूस ने सभी परमाणु हथियार व मिसाइलें नष्ट कर दी जो इसे यूएसएसआर से विरासत में मिले थे। मई 1998 भारत 3 भूमिगत तथा पाकिस्तान 6 परमाणु परीक्षण करता है। 9 अक्टूबर 2006 उत्तर कोरिया सरकार ने घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो ये कुछ ऐसी डेट थी जहां पर परमाणु हथियारों से संबंधित कुछ ऐसे काम हुए थे जो दुनिया के लिए अच्छे भी थे और बुरे भी थे। आगे बात करेंगे क्या होगा अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कोई परमाणु हथियार फटता है तो लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न होता है जिसके कारण तुरंत लाखों लोग मर सकते हैं। हानिकारक रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होंगे जो आनुवांशिक विसंगति तथा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ये विकिरण 100 वर्षों से भी अधिक समय तक उस क्षेत्र को प्रदूषित करती रहती है। इससे 2 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला प्रभाव है तात्कालिक प्रभाव। लगभग 20 से 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोग तुरंत मारे जाएंगे और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे जिससे अन्य प्रकार की त्रासदी हो सकती है, जैसे भवन, सड़क, बांध आदि नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने की वजह से और दूसरे तरह की आपदाएं आ सकती हैं। बात करेंगे अब दीर्घकालिक प्रभाव की। विस्फोट के कारण उत्पन्न विकिरण सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलने से कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। अकाल पड़ जाएगा, भूमि बंजर हो जाएगी, सारी वनस्पति नष्ट होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। 1945 से 1980 के बीच में किए गए परमाणु परीक्षण के कारण लगभग 24 लाख से अधिक लोग कैंसर के कारण और लगभग 20 लाख लोग बाकी जेनेटिक बीमारियों के कारण अब तक मारे जा चुके हैं और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो परमाणु हथियारों को कम किया जाना सही है या गलत है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।